नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है नाजरीन, आजकल भारत और अमेरिका में जो सस्पेंस है या जो एक्साइटमेंट है वो अपनी दर्जे उत्तम को, चरम सीमा को पहुंच चुका है। दोनों ममालिक इंतज़ार कर रहे हैं 22 जून को, जब भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट पर अमेरिका जाएंगे। 21 तारीख को जाएंगे, 22 से ये शुरू होगा, 22-23 को वहाँ पर है, फिर वापसी में वो मिस्र से होते हुए आएंगे। खैर, हम बता रहे थे आपको कि जनाब मोदी का ये पहला स्टेट विजिट है। वैसे तो वो 7 मरतबा जा चुके हैं अपने दौरे हुकूमत में, लेकिन ये फर्स्ट स्टेट विजिट है। और ऐसे भारत के वज़ीर आज़म के सिर्फ 3 स्टेट विजिट हुए हैं। पहले 2005 की जुलाई में उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब मनमोहन सिंह स्टेट विजिट पर गए थे अमेरिका, और उस वक्त वो जो फेमस है, बहुत दुनिया में मशहूर है, न्यूक्लियर डील हिंदुस्तान की और अमेरिका ने, दोनों ने आपस में उस पर दस्तखत किए थे। और जिसके बाद अमेरिका ने भारत को एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर रिकॉग्नाइज भी कर लिया। और फिर उसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में जो कुछ भी पाबंदियां आई थी वो सब हटा दी थी। और अभी ये तीसरा स्टेट विजिट है हिंदुस्तान के किसी वजीर आजम का। नाजरीन, 2005 में और 2023 में बहुत कुछ बदल चुका है। क्या कहते हैं वो, मच ऑफ द वाटर हैज फ्लोन इनटू द रिवर। तो हम आपको ये बता रहे थे कि 2005 में भारत जो था ना, उसका जो उसकी जीडीपी थी उस वक्त सिर्फ 800 बिलियन डॉलर्स की थी। आज 4 ट्रिलियन की है, यानी 4000 बिलियन की है, यानी 5 गुना बढ़ चुकी। ये बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कुछ भी ममालिक आपस में कुछ बातचीत करते हैं तो जाहिर है उसमें उस मुल्क की जो हैसियत होती है वर्ल्ड इकानमी में, उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है। और आपस के जो ताल्लुकात हैं उसके बारे में भी हम आपको बता रहे थे कि उस वक़्त दोनों मुल्कों का एक दूसरे से जो बिज़नेस था वो सिर्फ 26 बिलियन डॉलर, 26 बिलियन डॉलर का था। ये आज बढ़कर 160 बिलियन डॉलर हो चुका है, तकरीबन 7 गुना। और उस वक़्त अमेरिका की जो भारत में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अमेरिकी कंपनियों की जो हिंदुस्तान में थी, वो सिर्फ 1.17 बिलियन थी उस वक़्त अमेरिका की, और वो आज बढ़कर 14 बिलियन डॉलर हो चुकी है। ये तकरीबन यूं कह सकते हैं कि 13-14 मर्तबा बढ़ चुकी है, और अभी तो और भी बढ़ने की उम्मीद है। शुरू से हकीकत में भारत को ये शिकायत रही है अमेरिका से कि अमेरिका बेचने को तो तैयार हो जाता है कुछ भी हो, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता, जो कि भारत को हमेशा किसी भी दूसरे मुल्क से जब भी कोई भी सौदा करता है मोस्टली, तो उसमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी मांग लेता है। जैसे वो मिग खरीदे भारत ने रूस से, या भारत ने उससे सुखोई SU-30 जो फाइटर जेट खरीदे, या टैंक खरीदते हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी भी ले लेते हैं। और ऐसे तो अब तक तो हमारी मोस्टली जो मिलिट्री हार्डवेयर है भारत का, तकरीबन 80% तक जो है रूसी है। लेकिन इत्तेफाक बोलिए
या ये किस्मत की बात है कि ये जो पिछले साल से जो रूस ने जो यूक्रेन पे हमला किया 24 फरवरी को, तो उसके बाद से रूस की अपनी पोजीशन भी पतली हो चली है। जाहिर है जंग दुनिया की महंगे में महंगी अयाशी है और उसके कारखाने कितना माल निकाल सकते हैं। यहाँ धड़ाधड़ हथियार खर्चा हो रहे हैं डे इन डे आउट। तो अभी भारत को ये उम्मीद नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में, अभी तो खैर नहीं, मुस्तकबिल करीब में, नियर फ्यूचर में भी शायद ही रूस इस पोजीशन में हो कि वो भारत को कुछ भी मिलिट्री हार्डवेयर दे सके। और अभी तो कुछ पता नहीं ये जंग कब तक चलेगी, कब ख़त्म होगी। तो ऐसे में वैसे भी इवन अदरवाइज हिंदुस्तान को तो अपना मिलिट्री हार्डवेयर जो परचेज करना है, ख़रीदना है, उसको डाइवर्सिफाई करना ही है। वैसे भी कुछ सालों से भारत कर चुका है और इस वक्त अमेरिका से, फ्रांस से, इजराइल से बहुत सारा माल तो इजराइल से ले रहा है। और ये जो ममालिक है ना, अमेरिका को छोड़कर बाकी ममालिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में उन्हें कोई एतराज़ नहीं होता। अमेरिका ने कभी भी किसी को भी नहीं दी। अभी जो है ना, ये जो एक नया मुआहदा हुआ है जिसे आईसेट कहते हैं, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये जो भारत और अमेरिका के दरमियान हुआ है, इसके तहत अभी अमेरिका इस बात के लिए राज़ी हुआ है कि वो भारत को जो भी चीज़ भारत खरीदेगा उसके साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी वो भारत को मुंतकिल कर देगा, ताकि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, भविष्य में भारत अमेरिका के ऊपर डिपेंड होके न रहे, उसके ऊपर मुनहसर न हो जाए। नाज़रीन, ये इसकी वजह से भी मुमकिन हो सका है कि दोनों मुल्कों का एक दूसरे के ऊपर एतमाद बढ़ा है। अभी देखिए, बावजूद इसके कि पिछले साल से जब से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और उसके बाद मगरबी ममालिक ने रूस के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी, उसमें तेल के ऊपर पाबंदियां लगाई, हथियार की पाबंदियां लगाई, ऐसी जो भी लगाई, उसके बावजूद हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदा है। और अब तो ये हाल है कि 19.6 जो है मिलियन बैरल पर डे हिंदुस्तान की खरीदी है। 42% हिंदुस्तान का जो तेल है, टोटल जो परचेज है, उसका वो रूस से आता है। अब दूसरे नंबर पर इराक चला गया है। तो हम आपको ये बता रहे थे कि भारत ने कोई भी जो काम किया है वो छुपा के नहीं किया, हर चीज़ आलम आश्कार है, उसको बता देता है कि देखिए जनाब, हम भले कह दिया भारत ने रूस के वज़ीर आज़म को, जनाब मोदी ने, वो पिछले साल जब सितंबर में एससीओ की जो समिट हुई थी समरकंद में, उसमें कह दिया था मोदी ने पुतिन को कि दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वार, ये जंग का युग नहीं है। ये अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद वो रूस के साथ 75-76 साल से जो पुराने ताल्लुकात हैं वो ख़त्म नहीं कर सकता। ये क्योंकि रूस हमेशा रशिया बोलिए या सोवियत यूनियन बोलिए, 90 के पहले सोवियत यूनियन था, उसके बाद रशिया हो गया, तो इट हैज़ विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एज फार एज फ्रेंडशिप बिटवीन बोथ कंट्रीज इज कंसर्न। तो भारत जो है ना, हर चीज़ खोल के करता है, बता के करता है कि देखिए जनाब, हमारा ये इसके साथ रिलेशन है। लेकिन ये बात भी आलम आश्कार है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और अमेरिका के जो वैल्यूज़ हैं वो उनमें डेमोक्रेसी सरे फहरिस्त है। और भारत का अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है, भारत ने कभी भी किसी के ऊपर भी अपनी तरफ से हमला नहीं किया, किसी भी किस्म की एग्रेशन नहीं की, कोई बुलिंग नहीं की है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने 4 मरतबा हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया, भले ही उसे मुंह की खानी पड़ी। चीन ने 2 मरतबा हमला किया, ये अलग बात है। एक मरतबा वो जीत गया था 62 में और 1967 में ही कुडंट
achieve his aims. अब she couldn't achieve her aims. मुल्क को फेमिनाइन जेंडर लिया जाता है, सॉरी। तो चीन जो है वो बुलिंग करता है इस वक्त भी, और अगर चीन के सामने कोई मुल्क खड़ा हो सकता है, इंडो पैसिफिक की बात करें, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों को मिला के इंडो पैसिफिक बोलते हैं, तो वो सिर्फ भारत ही हो सकता है। और अभी किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर जो है चीन किसी के भी खिलाफ करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। हिंदुस्तान के ऊपर तो उसको अभी पता चल गया है, जो गलवान में हुआ और जो तवांग में हुआ अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसे में, और दूसरा, अभी अंडमान निकोबार में हम एक बड़ा पोर्ट बनाने जा रहे हैं, और हमारा वैसे भी वहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप है, और हमारे दो एयरक्राफ्ट कैरियर अभी इंडियन ओशन में उतारे थे। तो चीन को मालूम है कि अगर कभी उसने गुस्ताखी करने की कोशिश की तो मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, और उसका पूरा बिजनेस जो यूरोप के साथ है, जो कि जाहिर है मलाक्का स्ट्रेट से ही गुजरता है, वो बंद हो जाएगा। और अभी तक वो रास्ता चालू नहीं हुआ, वो जो ग्वादर का वो बनाने की कोशिश कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक, अभी वो भी शुरू नहीं हुआ। तो अभी तक चाइना इज डिपेंडेंट अपॉन इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक में अगर चीन की बुलिंग को कोई भी फेस कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान ही है। और ये सोचकर अमेरिका जो है ना, हिंदुस्तान के साथ अपनी पींगे बढ़ा रहा है। नाजरीन, अभी जब वज़ीर आज़म मोदी अमेरिका जाएंगे, ये स्टेट विजिट है, तो कई माहदों पर वहाँ पर कई एग्रीमेंट्स पर सिग्नेचर होंगे, और नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ना, उसमें भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। अब जाहिर है फ़िलहाल तो अमेरिका की मदद लेनी है भारत को, और वो जो स्ट्रीम्स हैं मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। क्वांटम कंप्यूटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, डिफेंस, रोबोटिक्स, और अपना मोबाइल टेलीफोनी की 5G 6G उनमें भी। और ये इस वजह से मुमकिन हो सका है क्योंकि भारत का जो एजुकेशनल जो बेस है वो बहुत मजबूत है। भारत के जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, कितने सारे हैं, 28-29 है मेरे ख्याल में, और उसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैं, ये सभी धड़ाधड़ इंजीनियर और साइंटिस्ट निकाल रहे हैं। और अभी इसरो ने ताज़ा कई जो है वो खला में सैयारे जो छोड़े हैं, और इस लिहाज से साबित कर दिया है कि इट इज़ ओनली सेकंड टू नासा, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है। तो नासा भी चाहता है कि इसरो के साथ वो कोलैबोरेट करे, और वो आर्टिमिस में वो जो चांद की तरफ जो अपने उसके एक्सपेडिशन जाते हैं, मानी मैन के साथ, आदमियों के साथ, तो उसमें वो चाहता है कि भारत उसके साथ शामिल हो जाए। तो ये ऐसे कई मायदों पर अभी दस्तखत होंगे, और इससे भारत का जो है ना वो टेक्नोलॉजी बेस जो है ना रातों रात आसमान तक पहुंच जाएगा, कम से कम चीन से तो आगे ही बढ़ जाएगा। लेकिन जनाब, ये बात भी साफ साफ है कि भारत अमेरिका की जंगों में हिस्सा नहीं लेगा। ये बात अमेरिका को चुभती है, उसे बुरी लगती है कि भारत क्यों नाटो प्लस में शामिल नहीं होता, भारत क्यों उसके साथ मिलिट्री अलायंस नहीं करता। तो जनाब, हमें क्या पड़ी है, आप ठहरे दुनिया के वडेरे, दुनिया के चौधरी, आप कहीं पर भी जंगें करते बैठेंगे, अभी जैसे अफगानिस्तान में की 2001 में, या 2003 में इराक में हमला किया, तो उससे भाई हिंदुस्तान का क्या वास्ता, क्यों हिंदुस्तान अमेरिका की जंगों में अपने लोग मरवाए या अपना मिलिट्री हार्डवेयर खर्चा कराए। तो इसलिए, और वैसे भी हिंदुस्तान अभी तक जो हिंदुस्तान का मतलब
रिकॉर्ड रहा है वो यही है कि हिंदुस्तान किसी भी किस्म के मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं होता। इसीलिए तो भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू की थी 50s में, और जिसके फाउंडिंग फादर थे जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के सदर टीटो और मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर। तो हम कभी भी किसी के मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं हुए, और कभी भी भारत जो है अमेरिका का टट्टू बन के काम नहीं करेगा, जैसे कि पाकिस्तान वक्त ब वक्त करता रहा है, और आज उसकी हालत क्या है आप सब लोग देख रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि दूसरों की जंगों में हिस्सा लेने से पहले आदमी, या मतलब मुल्क जो है, ममालिक जो हैं, वो अपना इंटरेस्ट जो है, अपना मुफाद है, अपना हित सामने रखें और दूसरों की जंगों में हिस्सा न लें तो अच्छा है। अब हम ये दुआ करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि भारत के वज़ीर आज़म का ये अमेरिका का दौरा बहुत मुफीद साबित होगा दोनों ममालिक के लिए, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।